नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आप सभी को हम निशांत ज्ञान की आगामी रणनीति से परिचय करा चुके हैं कि हम आगे आपके लिए क्या करने वाले हैं। मित्रों, वर्तमान के समय में डीएलएड के बच्चों के विशेष मांग पर, हालांकि यह चैनल जो है केवल डीएलएड के बच्चों को ही टारगेट नहीं करता है, बल्कि आपको प्राइमरी और जूनियर के शिक्षक बनाने को लेकर के टारगेटेड है। लेकिन हुआ ये कि डीएलएड के ज़्यादातर बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, वो लगातार यह कह रहे थे सर पेपर होने वाला है, आप जो है मॉडल पेपर की बात किए थे, क्या मॉडल पेपर आप हमें देंगे? तो मैंने उनसे वादा किया था कि हम 8 के 8 मॉडल पेपर आपको देंगे। ठीक है, उसी वादे को पूरा करने के लिए हम 8 वीडियो उन्हें देने के लिए प्रदत्त हैं, अर्थात प्रतिबद्ध हैं। हम उन्हें 8 वीडियो जरूर देंगे डीएलएड के बच्चों के लिए। और आगामी रणनीति यही है कि आज की वीडियो में हम कंप्यूटर के मॉडल पेपर पर बात करेंगे, और कंप्यूटर का मॉडल पेपर खत्म करने के बाद शिक्षण अधिगम का सिद्धांत एक मॉडल पेपर बच रहा है, और एक मॉडल पेपर किसी अन्य सब्जेक्ट का है, सामाजिक विज्ञान का है। उसके बाद 8 के 8 मॉडल पेपर हमारी तरफ से ख़त्म कर दिए जाएंगे। उसके बाद जो कुछ भी होगा हम जैसे कि पीडीएफ के माध्यम से आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप या टेलीग्राम चैनल पर देते रहेंगे, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। बाकी 8 वीडियोज़ के बाद हम जो है तुरंत के तुरंत यूपी टेट के मनोविज्ञान पर कूच कर जाएंगे। अर्थात मैं जो 12-14 वीडियो बनाया हूँ वो बहुत पहले बनाया था। आप जब एडमिशन डीबीटीसी बीएड में ले रहे थे तभी मैंने वो वीडियो बनाया था और आपको मनोविज्ञान आसान बनाना सिखाया था। उसी मनोविज्ञान की श्रृंखला को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, और बीच बीच में कभी कभी टाइम मिलेगा तो हम पर्यावरण के भी जो सीरीज हमारी पर्यावरण की सीरीज चल रही थी, लगभग 22-23 वीडियो पर्यावरण में हो चुके हैं, उस सीरीज को भी हम 30-35 सीरीज में कन्वर्ट कर देंगे, जिससे पर्यावरण का एक अच्छा खासा पैकेज आपके पास हो जाए। उसके बाद जब आप यूपी टेट देने लायक होंगे तब तक आप मनोविज्ञान कंप्लीट कर चुके होंगे, पर्यावरण कंप्लीट कर चुके होंगे। उसके बाद जैसे ही हम मनोविज्ञान के कुछ चैप्टर कंप्लीट करते हैं, मैथ के कुछ वीडियोज आपको देना प्रारंभ कर देंगे, हिंदी के कुछ वीडियोज देना प्रारंभ कर देंगे। अर्थात मेरा टारगेट यही है कि आप जब मतलब कि यूपी टेट देने लायक हों, जब आपका उम्र हो, जब आप बड़े हो जाएँ, इसका मतलब यही है, तो आप जो है अपने आप को कहीं पीछे ना महसूस करें कि यार हमें फिर से पढ़ना तो नहीं पड़ेगा, कोचिंग तो नहीं पढ़ना पड़ेगा, इतने आप उस समय इतने तैयार हो जाएंगे, है ना। और तब तक हम जो है अच्छा खासा हम भी आपके लिए मेहनत कर चुके होंगे, तो बेहतर हम भी कर पाएंगे आगे, है ना। इस कंप्यूटर के वीडियो को चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन डीएलएड में कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। आपका टारगेट, अगर आपको बिल्कुल भी कंप्यूटर नहीं आता है तो 25 में से 12 नंबर पाना है। 12 नंबर जैसे ही आप पा जाते हैं आप पास माने जाएंगे। सभी लोग जानते हैं डीएलएड में जो प्रथम सेमेस्टर में कंप्यूटर आएगा वो कितने नंबर का आएगा, 25 नंबर का आएगा। ठीक है, और कंप्यूटर एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस सब्जेक्ट में काफ़ी बच्चे अपने आप को कमज़ोर समझते हैं, और वैसे भी कंप्यूटर से उतना ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं, ना ही आप रखते हैं, ना ही मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी है। आपके लिए प्रश्नों को समाहित करके प्रीवियस ईयर पेपर को देख करके मैंने प्रश्न लिखवाया है, और उस प्रश्न को आपके सामने मैं डिस्कस कर रहा हूँ। 1 घंटा इसका टाइम होता है, 25 नंबर का होता है। बहुविकल्पीय प्रश्नों की संख्या 5 होती है, तो लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 6 होती है, और लघुत्तरीय प्रश्नों की संख्या 7 होती है। टोटल 25 नंबर का पेपर होता है, जिसमें से अगर आप 12 नंबर पा जाते हैं तो आप जो है पास माने जाएंगे। 12 नंबर इसका उत्तीर्णांक होता है। अर्थात आपको तैयारी जो है अपने, अगर आपको नहीं आता है कंप्यूटर तो पास होने भर का तो जरूर करिएगा, क्योंकि पास नहीं होंगे तो आपका बैक लग जाएगा, और बैक लगने पर आप बहुत पीछे चले जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना। तो तैयारी आपकी मजबूत रहनी चाहिए। लगातार आप अगर बुक पढ़ रहे हैं तो बुक पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात, अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं बुक पढ़ पाते हैं तो आप सीरीज से भी बेहतर करने का प्रयास करिएगा। ठीक है, चलिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपको लिखना कैसे है मैंने पूरा अच्छे तरीके से बता दिया है, इसमें कुछ नहीं करना है। एमएस एक्सेल क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन है एमएस एक्सेल क्या है। ठीक है, बताइएगा एमएस एक्सेल क्या है। ऑप्शन नंबर ए है वर्ड प्रोसेसर है, बी है मेमोरी है, सी है स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, या डी सभी है। ठीक है, आपने अगर कुछ बच्चे आप में से CCC किए होंगे, कोर्स ऑफ कंप्यूटर कॉन्सेप्ट उसे कहा जाता है शायद, तो अगर आप CCC किए होंगे तो आपने CCC के चक्कर में पढ़ा जरूर होगा कंप्यूटर। भाई हमने तो CCC अपने समय में किया था, तो हमने पढ़ा था इन चीज़ों को, थोड़ा बहुत जानकारी हमें है इसके बारे में, है ना। लेकिन उतना जानकारी नहीं है कि हम आपको बेहतर दिखा पाएँ, जैसे हम हिंदी, गणित और अन्य सब्जेक्ट में दिखाते हैं आपके लिए मनोविज्ञान में, ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से हम इस पर बहुत ज़्यादा बात भी नहीं कर पाएंगे, बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को व्याख्या भी नहीं दे पाएंगे, है ना। केवल और केवल आप क्वेश्चन देखिएगा। इसका राइट आंसर है मित्रों स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। एमएस एक्सेल क्या है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। पीसी का पूरा नाम क्या है?
मित्रों आप सभी लोग जानते हैं पीसी जिसे क्या कहा जाता है, आप सभी लोग अवगत होंगे पीसी से, है ना। इसे पेपर कोट बोला जाता है, या पॉम कंप्यूटर बोला जाता है, या पर्सनल कंप्यूटर बोला जाता है, या प्राइवेट कॉम बोला जाता है। मित्रों जो आप जैसे कि कई यूट्यूबर होते हैं, यूट्यूब के क्षेत्र में वर्तमान में सबसे बड़ा जो बिजनेस है ना ऑनलाइन बिजनेस, वो यूट्यूब ही बना हुआ है लोगों का। तो यूट्यूब के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं वो लोग पीसी अपना पर्सनल कंप्यूटर रखते हैं, उस पर जो है अपने कंप्यूटर से रिलेटेड और अपने मतलब कि अपने जीमेल से लॉगिन से संबंधित जानकारी रखते हैं, तो उसे पीसी बोला जाता है। उस पर वो पर्सनल काम करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं, या इसे पर्सनल कंप्यूटर बोलते हैं, है ना। चलिए आगे बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के जो हार्डवेयर होता है मित्रों, एक सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, मित्रों जो हार्डवेयर होता है जो हमें नग्न आंखों से दिखाई दे कंप्यूटर में, वो हार्डवेयर होता है ना। हार्ड अर्थात जिसे हम छू पाएँ, वो हार्डवेयर होता है। और सॉफ्टवेयर उसे कहते हैं जो कंप्यूटर के अंदर जो है टेक्निकल वाला काम करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सॉफ्टवेयर कहते हैं, है ना। हार्डवेयर का मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उसके भौतिक पुर्जों। जैसे आपको प्रिंटर दिख रहा है, आपको सीपीयू दिख रहा है, आपको मॉनिटर दिख रहा है, तो ये सभी चीज़ें क्या है, आप माउस दिख रहा है, ये सभी चीज़ें आपकी हार्डवेयर हैं, है ना। जो चीज़ें नहीं दिखती हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर की बात करें, कोई भी जो चीज़ें अंदर पूरे टेक्निकल कंप्यूटर को चलाने का काम करती हैं, वो सॉफ्टवेयर होती हैं, है ना। चलिए चौथे क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। वेब ब्राउजर करता है, वेब ब्राउजर क्या करता है ना, बताइएगा। आप सभी लोग मोबाइल जो एंड्रॉइड सेट मोबाइल चलाते हैं, उसमें से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको दिखनेंगे। जैसे वेब ब्राउजर तो हम नहीं पढ़े तो हम इसे लगा सकते हैं। वेब ब्राउजर तस्वीर तो बनाता नहीं है, पेंट तो करता नहीं है, वेब पेज जो है वेब ब्राउजर खोलता है ना। जितने भी ब्राउजर होते हैं, अगर आपके मोबाइल में आप केवल गूगल रखिए, गूगल की अब आप क्रोम को उड़ा दीजिए, जो भी ब्राउजर चलते थे आप उसे उड़ा दीजिए, मतलब अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो आपका गूगल काम नहीं करेगा। गूगल वेब ब्राउजर के बगैर काम ही नहीं करता है। तो वेब ब्राउजर क्या करता है, वेब पेज को खोलता है ना। हमने इसका प्रैक्टिकल अपने मोबाइल में किया था, है ना। इसका क्या काम होगा, वेब पेज को खोलना। पांचवें की बात करते हैं। कंप्यूटर शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है, लगातार आपके बीटीसी एग्जाम में पूछा गया है, 2016 से लेकर के लगातार पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ कैलकुलेटर है, टीवी है, गणक है, या संगणक है, या क्या है। मित्रों आप सभी लोग इसका कक्षा 6ठी 7वीं 8वीं में या 9वीं 10वीं में आप सभी लोगों ने मतलब कि अनिवार्य रूप से कंप्यूटर का अध्ययन जरूर किया होगा। अगर आप 2014, 15, 16 में 10वीं की परीक्षा दिए होंगे तो उस समय जो है अनिवार्य के रूप में संस्कृत कंप्यूटर चलाया जाता था। भले ही कंप्यूटर विषय आपके पेपर में नहीं आता था, लेकिन कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ता था, आपके विद्यालय में चलाया जाता रहा होगा। तो कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ वहाँ भी आपको संगणक ही पढ़ाया गया था, है ना। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्न 5 हो जाते हैं। 5 में से आप 4 सही कर ले जाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। 5 में से कोशिश करिए कि आपका 5 का 5 सही हो जाए, तो निश्चित रूप से आप प्लस पॉइंट में रहेंगे, है ना। चलिए अति लघुत्तरी प्रश्नों की बात करते हैं। अति लघुत्तरी प्रश्न में भी आपको जो है बहुत ही नॉर्मल चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसे कि आपसे पूछा जाए ROM, रोम का पूरा नाम क्या होता है। रोम का पूरा नाम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। ध्यान रखिए जितने भी क्वेश्चन हमारे द्वारा आपको दिखाए जा रहे हैं लगभग इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि आपके सारे के सारे क्वेश्चन चीज़ को मतलब कि 18 क्वेश्चन में से फंसेंगे, नहीं ऐसा नहीं है। आपको पढ़ना पड़ेगा। आप सीरीज को आप जो भी सीरीज आप जो भी बुक पढ़ते हो उसे आप पढ़िएगा, निश्चित रूप से पढ़ना है ना। 7वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। आप लोगों के लिए एक काम है, आप RAM का फुल फॉर्म बताइएगा, रैम, है ना। रैम का फुल फॉर्म बताइएगा। वर्कशीट क्या है, वर्कशीट क्या है, आप सभी लोग वर्कशीट के बारे में अगर जानते हैं तो आप लिख पाएंगे, नहीं तो नहीं लिख पाएंगे। तो वर्कशीट क्या होता है मित्रों, टूल बार के नीचे का बड़ा भाग होता है जहां आंकड़ों को भरा जाता है, उसे वर्कशीट बोला जाता है। इसी तरीके से होता है ना। इसमें जो है हम अपने आंकड़ों को जो है भरते हैं कॉलम वॉलम बना करके। मैंने देखा है, कंप्यूटर तो कभी मैं मतलब इस्तेमाल नहीं किया, नहीं चलाता हूँ। तो वर्कशीट मुझे जहाँ तक जानकारी है यही होगा, है ना, शायद मैं सही हूँ। इसी तरीके से आंकड़ों को भरा जाता है। चलिए कंप्यूटर के जनक कौन है, नॉर्मल क्वेश्चन है। ये सभी चीज़ें तो आप सभी लोग जानते हैं। कंप्यूटर का जनक कौन है, कंप्यूटर के जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है ना। चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक बोला जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। नॉर्मल क्वेश्चन है, ये चीज़ें आती हैं। आगे बात करते हैं IPU का पूरा नाम क्या है। IPU का पूरा नाम क्या है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मित्रों आपको कैसे लिखना है मैं सभी पेपरों में बता रहा हूं, अब हर पेपर में मैं नहीं बताऊं किस तरीके से आपको लिखना है। IPU का पूरा नाम क्या है मित्रों, IPU का पूरा नाम है इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल। क्या है, इनपुट प्रोसेसिंग एंड आउटपुट साइकिल, IPU का पूरा नाम होता है ना। 10वें क्वेश्चन की बात करें। 10वें क्वेश्चन का बात है कि वैन का पूरा नाम क्या है।
मित्रों फुल फॉर्म से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आते हैं आप उन क्वेश्चनों को जरूर देखिएगा। मैंने इसमें फुल फॉर्म ज़्यादा रख दिया है। फुल फॉर्म से आपके 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप फुल फॉर्म भी तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। लगातार पूछे गए हैं फुल फॉर्म से क्वेश्चन। मित्रों BIOS का पूरा नाम क्या है? BIOS का पूरा नाम है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या है? बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम होता है। और जो यहाँ पर वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पर लैन वैन होता है, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क, और वैन का फुल फॉर्म होता है वैन एरिया नेटवर्क। ये सभी चीज़ें आप अगर CCC के माध्यम से कभी CCC आप मतलब कि किए होंगे, जो लेखपाल वगैरह की तैयारी करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं को, जरूर CCC किए होंगे, तो आप लोग जरूर जानते होंगे। ठीक है, चलिए लघुत्तरी प्रश्न आपके, अति लघुत्तरी प्रश्न 6 अति लघुत्तरी होते हैं, 5 बहुविकल्पी होते हैं। उसके बाद जो 7 क्वेश्चन होते हैं वो आपके क्या होते हैं? लघुत्तरी होते हैं। इसमें अच्छा कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर जितना लिख रहे हैं उतना ही सफिशिएंट है। जी जितना लिख रहा हूँ अभी वर्तमान के समय में जितना लिखा गया है सफिशिएंट ही लिखा गया है। इससे ज़्यादा अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिएगा, नहीं तो इतना भी लिखते हैं तो इसके लिए आप सफिशिएंट है। निश्चित रूप से आप 18 से 20 नंबर पा जाएंगे, है ना। इतना ही आपको पाना है, इतना पाते हैं तो आप 90% के अब चले जाएंगे, इसमें कोई शंका नहीं है। 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 12वां क्वेश्चन है कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार बताइए। मित्रों कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार कौन कौन से होते हैं? कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार निम्नलिखित हैं। कौन कौन सा? साइबर धोखाधड़ी, जैसे कि हम यूट्यूब चैनल चलाते हैं, कोई साइबर वाला आया हमारे पूरे के पूरे यूट्यूब चैनल को हैक कर लिया, इसे कहते हैं साइबर धोखाधड़ी। आगे बात करते हैं डाटा को नष्ट करना, ये भी कंप्यूटर अपराध का कारण है। जितने भी हमारे वीडियोज है हैक करने के बाद सारे वीडियोज डिलीट कर देना, ये होता है डाटा को नष्ट करना। तीसरा है लेखन सामग्री की हेराफेरी, है ना, जिसे हम कॉपीराइट का क्लेम देते हैं। जैसे कि हमारी वीडियोज को अगर कोई जो है कॉपी कर लेता है अपने चैनल पे डाल देते हैं तो हम जो है उनके खिलाफ कॉपीराइट एक्शन ले सकते हैं। इसे लेखन सामग्री की हेराफेरी के जुर्म में वह जो है जुर्म के भागीदार होंगे और निश्चित रूप से उन्हें सज़ा भी मिल सकती है ना। तो कंप्यूटर अपराध के 3 प्रकार यही होते हैं, साइबर धोखाधड़ी, डाटा को नष्ट करना, लेखन सामग्री। अगर आप लिखना चाहते हैं साइबर धोखाधड़ी के बीच में तो आप जीमेल वगैरह मतलब कि हैक वगैरह के बारे में लिख सकते हैं, डाटा को वीडियो डिलीट करने के बारे में लिख सकते हैं। लिखना आपके हाथ में है, कितना आप लिखते हैं वो आपके ऊपर है ना। एक बच्ची ने कहा कि सर आप लिख करके दिखाया करिए, जितना मैं लिखता हूँ सफिशियंट है, लेकिन आप इससे ज़्यादा लिखते हैं तो आप अपने आप में बेहतर करेंगे, है ना। 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, कंप्यूटर की परिभाषा लिखिए। कंप्यूटर की परिभाषा जरूर आती है, लिखना है। कंप्यूटर का जो हिंदी अर्थ होता है क्या होता है? संगणक होता है। लिखिएगा यह एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जो दिए गए डाटा का ग्रहण करता है और उसको प्रोसेस करता है तथा उनको एकत्रित करता है तथा ज़रूरत पड़ने पर डाटा को प्रस्तुत करता है। कंप्यूटर का परिभाषा यही होता है। कंप्यूटर क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो दिए आप कोई डाटा देते हैं, उस डाटा को ग्रहण करता है, ग्रहण करने के बाद उस डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद वह उसे जो है कलेक्ट करके रख लेता है और जब आपको जरूरत पड़ती है आप कंप्यूटर में से अपने डाटा को निकाल सकते हैं, अर्थात प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इसी वजह से वर्तमान के समय में जो भी नोटबुक आप बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नोटबुक अब कंप्यूटर में ही रहता है, PDF के माध्यम से। इन सभी चीज़ों से आप अवगत होंगे, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सभी लोग या इससे लगातार इसी चीज़ों से आप हमें भी देख रहे हैं ऑनलाइन ही। आगे बात करते हैं मित्रों, इंटरनेट सेवा का विस्तृत वर्णन करिए। क्या कहा गया है? इंटरनेट सेवा का विस्तृत वर्णन करिए अथवा ऑनलाइन कम्युनिकेशन क्या होता है आपको लिखना है ना। मित्रों इस क्वेश्चन को आप तैयार कर लीजिएगा। आपके राजन सीरीज में भी ये क्वेश्चन दिया गया है और हर एक सीरीज में लगभग क्वेश्चन जरूर दिया गया होगा इंटरनेट सेवा का वर्णन। तो आप सभी लोग इसे जरूर याद कर लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना। एक बार तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सबसे पहले आप इंटरनेट सेवाएं निम्नलिखित होती हैं। क्या होता है? सबसे पहला ईमेल क्या? इसका पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है ना। अब ईमेल के बारे में आपको क्या ध्यान रखना है? ईमेल का अर्थ क्या होता है? जैसे कि पुराने समय में हम क्या करते थे? पुराने समय में हम पत्रों के माध्यम से आचार व्यवहार करते थे, लेकिन वर्तमान के समय में इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम अपनी सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं, है ना। जैसे गूगल पे जीमेल होता है ना, हॉटमेल होता है, याहू पर याहू मेल होता है, रेडिफ मेल होता है। इस तरीके से जितने भी प्रोसेसर होते हैं, जितने भी ब्राउज़र टाइप के होते हैं, उनका अलग अलग मेल होता है ना। जैसे जीमेल पर आप अपना ईमेल आईडी लिखते हैं तो आप अंत में लिखते हैं .gmail.com। तो ईमेल के बारे में आपको इतना ही लिखना है कि यह जो है पुराने समय में हम डाक के द्वारा ऐसा करते थे और वर्तमान में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर हम ईमेल के माध्यम से अपनी सूचनाओं को भेज सकते हैं। आगे बात करते हैं ऑनलाइन कम्युनिकेशन
कम्युनिकेशन। मित्रों ऑनलाइन कम्युनिकेशन, जब दो इंटरनेट प्रयोगकर्ता अपने संदेशों को अब आदान प्रदान कर रहे होते हैं तो इसे ऑनलाइन कम्युनिकेशन कहते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम अपने कंप्यूटर के माध्यम से संदेश जो है अपने किसी के पास, जो आपका चहेता होगा, जो आपके मतलब कि इर्द गिर्द चाहने वाले होंगे, आप उनके पास ऑनलाइन चैटिंग करते हैं। काफ़ी बच्चे लगातार जो है 1-1, 2-2 बजे रात तक ऑनलाइन रहते हैं। ऑनलाइन कम्युनिकेशन आप सभी लोग धड़ाके से करते हैं, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। जितना आप लिख सकते हैं आप लिख लीजिएगा, इसमें कुछ ज़्यादा आपको जानकारी नहीं देनी, क्योंकि आप इसमें माहिर हैं। आगे बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। मित्रों वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है? इंटरनेट पर अपने अपने व्यवसाय, अपने द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को, प्रतिष्ठानों को, सूचनाओं को पब्लिश कराने हेतु वेबसाइट का निर्माण होता है ना। आप सभी लोग जानते हैं वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। मित्रों इसके माध्यम से, जैसे कि मैं यूट्यूब पर वीडियोज बनाता हूं, तो आप सभी लोगों ने देखा कि अभी बीच बीच में हम जो है किसी बुक का प्रमोशन भी किए थे। वो प्रमोशन जो है कैसे किए थे? हमारे पास एक ऑडियंस है, एक संख्या है, लोग हमसे जुड़े हुए हैं। अगर हम किसी बुक का प्रमोशन करते हैं, हमें लगता है कि वह बुक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो हम उस बुक का प्रमोशन करते हैं। तो क्या होता है, आप उन बुकों के हमारे कहने पर आप उन बुकों को देखते हैं और देखते हैं आपको समझ में आएगा तो आप उन बुकों को लेंगे, अगर नहीं समझ में आएगा तो नहीं लेंगे। वर्ल्ड वाइड वेब का एक ही मतलब यही होता है कि एक वेबसाइट का निर्माण करना और उस वेबसाइट पर किसी सूचना को पब्लिश करके पूरे विश्व में और एक बड़े स्तर पर उसकी जानकारी लोगों तक प्रोवाइड कराना ही हमारा कर्तव्य होता है वर्ल्ड वाइड वेब के माध्यम से, है ना। तो आप इतना तो आप जानते ही हैं कि क्या आप इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है ना। आगे बात करते हैं मित्रों 15वें क्वेश्चन की, सर्च इंजन के बारे में आप क्या जानते हैं? मित्रों सर्च इंजन के बारे में तो आप सभी लोग माहिर होंगे, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके सामने अभी फिलहाल के लिए कोई समस्या आती है तो आप डायरेक्ट सर्च करते हैं, चाहे कुछ भी चीज़ हो आप तुरंत गूगल बाबा के पास जाकर के सर्च मारते हैं, है ना। तो सर्च इंजन क्या होता है? किसी विषय से संबंधित सूचना को आसानी से एवं शीघ्रता से प्राप्त करने के लिए एक तकनीक होती है। भारत में सर्वप्रथम सर्च इंजन जो है 1994 में याहू नाम से सर्च इंजन आया था, है ना। इंटरनेट पर लगभग 100 से ज़्यादा वर्तमान में सर्च इंजन बनाए जा चुके हैं, परंतु एक भी सर्च इंजन ऐसा नहीं है जो पूरी जानकारी दे सके, है ना। अच्छा, आप तो इससे अवगत होंगे कि किसी भी सर्च इंजन के पास इतनी जानकारी नहीं होती है कि वह पूरी की पूरी जानकारी आपको दे सके। अगर गूगल के पास आप किसी चीज़ को सर्च करते हैं तो उतनी जानकारी उस पर नहीं होता है। अर्थात आप क्या जानते हैं कि गूगल अपनी तरफ से जानकारी दे देता है? नहीं, गूगल पे जानकारी रखी जाती है और जब कोई यूजर गूगल से जानकारी लेता है तो वो जो जानकारी उसके पास स्टोर की होती है उसी जानकारी को देता है। वो अपने तरफ से जानकारी, उसके पास मस्तिष्क नहीं होता, मानव मस्तिष्क नहीं है पढ़ करके वो बताता है ना। तो किसी भी सर्च इंजन के पास पूरी जानकारी नहीं होती है, जिसे समय समय पर अपडेट होता है। उदाहरण के लिए आप सर्च इंजन के बारे में ध्यान रखिए, गूगल होता है, याहू तो 1994 में सबसे पहले भारत का सर्च इंजन। सबसे पुराना भारतीय सर्च इंजन कौन था? भारतीय नहीं है, भारत में सबसे पहले प्रयोग किया जाने वाला सर्च इंजन याहू है। क्रोम तो वर्तमान में आप सभी लोग यूज ही करते हैं, कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। पावर पॉइंट को कैसे चालू किया जाता है? मित्रों पावर पॉइंट के बारे में अगर आप जानते हैं तो बेहतर है, नहीं जानते हैं तो ध्यान रख लीजिएगा, आज से याद कर लीजिएगा। पावर पॉइंट क्या होता है? स्टार्ट बटन पर सबसे पहले हम पावर पॉइंट को कैसे शुरू करते हैं इसके बारे में आपसे कहा गया है। सबसे पहले हम स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पर क्लिक करते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर क्लिक करते हैं, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट पर क्लिक करते हैं। मित्रों हमें बिल्कुल भी पता नहीं है क्या होता है। अगर आप कंप्यूटर के माध्यम से कंप्यूटर चलाना जानते होंगे तो आप जरूर जानते होंगे, और नहीं भी जानते हैं तो आप किसी क्वेश्चन में, कोई क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, लिखना सबको है, बराबर बारी बारी से सबको लिख देना है, कोई छोड़ना नहीं है ना। चलिएगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर अगर आपको जानकारी नहीं थी तो आप काहे दे रहे हैं? आपके विशेष मांग पर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूं। हो सकता है कि मुझे कंप्यूटर के बारे में उतनी नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं आपके लिए बेहतर करने का प्रयास जरूर कर रहा हूं, है ना। आगे बात करते हैं मित्रों 1024 गीगावाट किसके बराबर होता है? तो इसका जो फार्मूला होता है एक बिट और जीबी टीबी वाला, तो आप उसे जो है ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, आपके लिए इम्पॉर्टेंट है ना। 1024 गीगावाट किसके बराबर होता है? तो 1024 गीगावाट 1 टेराबाइट के बराबर होता है, आप इसे ध्यान रखिएगा, है ना। मित्रों 17वें क्वेश्चन में आप कितना लिखेंगे? जैसे आपसे पूछा गया, लघुत्तरी प्रश्न में पूछ लिया गया 1024 गीगावाट किसके बराबर होता है। अब इसमें कहाँ से आप 50 शब्द लेकर के आएंगे? 50 शब्द लिख ही नहीं पाएंगे तो लिखेंगे कहाँ से, है ना। अब इसमें अपने पापा और मामा दादा फूआ का नाम लिख देंगे तो आपका पूरा का पूरा पेपर गलत हो जाएगा। तो जितना आपके लिए सफिशियंट हो उतना ही लिखना है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है? मित्रों माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है
यह पूरे विश्व में प्रयोग किया जाने वाला एक स्प्रेडशीट है। यह डाटा को संगठित करके गणनाओं को पूरा करने, निर्णय लेने, डाटा का ग्राफ तैयार करने, प्रकाशित करने और वेबसाइट पर डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। अर्थात माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम आपसे क्या करें, आपसे हम जैसे कि आप डीएलएड का एग्ज़ाम देने गए और डीएलएड का एग्ज़ाम देने के बाद आप आएँ और हम आपसे कहें कि आप कितने कितने नंबर पाए हैं, और जब आप नंबर पा जाएंगे तो हम उसमें से काफ़ी जो समान नंबर पाए रहेंगे उनका जो है एक तरीके से आप समझ लीजिए एक आंकड़ा जो है, एक डाटा प्रस्तुत करने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का प्रयोग करते हैं। और उस डाटा में तमाम सारी जानकारियां क्रमबद्ध या यूँ कहें तो कतार से बहुत ही सलीके से लिखी हुई होती हैं, जिसे कोई भी व्यक्ति आसानी से उस डाटा को समझ सकता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यही काम होता है। तो उम्मीद है वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट पर जो है डाटा के साथ काम करने की सुविधा देता है। अर्थात किसी भी वेबसाइट पर आप किसी डाटा को प्रसारित करना चाहते हैं या किसी भी डाटा को पहुंचाना चाहते हैं तो आप ऐसे ही लिख करके नहीं पहुंचाते हैं, आप एक सलीके से लिखते हैं, आप एक बेहतरीन तरीके, जैसे आप नोट्स बनाते हैं डायरेक्टली इधर उधर का नोट्स बनाएंगे, बाद में याद नहीं होगा, तो आप उसे डाटा के रूप में एकत्रित करेंगे। तो पहले अगर इतिहास पढ़ते हैं 1857 की क्रांति, तो देखते हैं कौन कहाँ से मतलब कि क्रांति में पार्टिसिपेट किया था, तो हम उसे एक बार में लिख लेते हैं क्योंकि हमें याद करने में परेशानी ना हो। अन्यथा यही होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का भी काम। तो उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बेहतरीन तरीके से कंप्यूटर के इस पेपर का आनंद लिए होंगे। यह पेपर आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, आप सभी लोग वहां से इस पेपर की पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। हालांकि मैं जरूर कहूँगा आप लगातार जो है अपने बुक को पढ़ते रहिए, अपने सीरीज को पढ़ते रहिए। ऑनलाइन ज़्यादा समय व्यतीत आपको नहीं करना है, ज़्यादा से ज़्यादा ऑफलाइन स्टडी आपको करनी है, क्योंकि यही स्टडी आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिलाएगा। जितने भी बच्चे ऑनलाइन ज़्यादा तैयारी कर रहे होंगे वही बच्चे जो है पीछे जाएंगे, यह मेरा दावा है ना। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे आप एक यूट्यूबर होकर के ऐसा कैसे बोलते हैं, दूसरे यूट्यूबर को आप परेशान करते हैं क्या? मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है, मैं यूट्यूबर हूं कि नहीं हूं ये आप सभी लोग बाद में पता पाएंगे कि मैं किस वजह से काम करता हूं। लेकिन हाँ, आपके हक और आपके हित की बातें बोलता हूं, इसी वजह से मैं यह भी नहीं कहता हूं कि आप हमारी वीडियोज को देखिए, है ना। चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हमारे मोबाइल में समय नहीं बचा है आपके लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वीडियो आपको कैसी लगती है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं? आप एक कमेंट के माध्यम से हमें और जो आपके लिए यह पेपर तैयार करते हैं उन सर का भी आप धन्यवाद दे सकते हैं, क्योंकि आपके लिए दिन रात मेहनत करते हैं, कंटेंट बनाते हैं। और आपके लिए जो कंटेंट बनाया गया है 5 मिनट में कंटेंट नहीं बनाया जाता है। एक बच्चा कह रहा था कि पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। जी बिल्कुल, कॉपी कहीं कहीं से होता होगा, हमें नहीं पता है कहाँ से वो कॉपी करके देते हैं, लेकिन हाँ आपके लिए बेहतर करने का सर्वथा प्रयास करते हैं। और वह भी कुछ मतलब कि अनुभव उनका भी है, लगातार पिछले 10 सालों से प्राइमरी के क्षेत्र में अनुभव है, उसी अनुभव को आपके सामने रखते हैं। और यह वीडियो कैसी लगी आप कुछ बातें जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और आगामी रणनीति हमारी कैसी है उस पर भी आप हमें सुझाव दे सकते हैं कि हम आपके लिए बेहतर सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। आप अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, क्योंकि यह निशांत ज्ञान जो परिवार है आप ही के सुझाव पर चलने वाला परिवार है, और आप ही के लिए बेहतर करने के लिए प्रतिबद्ध है। पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ हम आपके लिए काम कर रहे हैं। आपको हमारा प्रयास कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।